बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर है और दिन है मंगल का। आज का दिन भी ख़ासा अहम होगा क्योंकि आज इमरान खान साहब से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब को 3 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। इस पे उस तरह से बात नहीं हो रही, लेकिन मैंने ख़ुद तो बयान नहीं सुना, लेकिन फ़तीउल्लाह बरकी जो तहरीक इंसाफ के एक यंग वकील हैं और इमरान खान के जानिसार हैं, फ़तीउल्लाह बरकी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कोट किया है अलीमा खानम साहिबा को, कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को 3 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और 2 हफ्तों से उनकी फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और फ़तीउल्लाह बरकी साहब ने कहा कि अलीमा खानम साहिबा ने यह कहा है कि सोशल मीडिया पे भी इस पर बात नहीं हो रही। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की आइसोलेशन हो, इमरान खान की कैद हो, उसको पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ भी ये कहकर बरी ज़िम्मा हो जाती है कि खान साहब अपनी वजह से अंदर हैं, डटे हुए हैं। भाई, इमरान खान तो डटा हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और ज़ाहिर है शाहिद खटक साहब ने दीर जलसे में एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम की खातिर ज़ख्म खा रहा है और मुड़ मुड़ के अपनी कौम की तरफ देख रहा है, और इसलिए नहीं देख रहा कि मुझे रिहा करवाओ। इमरान खान कौम की तरफ ये देख रहा है कि मुल्क मुसलसल तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है, मुल्क मुसलसल उस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी जिसकी कीमत अदा करेंगी। तो इमरान खान मुड़ मुड़ के कौम की तरफ, और उन्होंने अपना कहा शाहिद खटक साहब ने कि हमारी तरफ इमरान खान देख रहे हैं। और इसी तरह से आपने एक और चीज़ देखी होगी, हम तो क्योंकि वहाँ मौजूद थे जब ISF का कन्वेंशन था पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो हम वहाँ पर भी मौजूद थे जब सोहेल आफरीदी साहब ने स्पीच की। दीर में भी जो उनका खिताब था उसमें भी मौजूद थे। तो ISF के वो जो कन्वेंशन था उसमें सोहेल आफरीदी साहब ने पूछा कि मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे ये तो कहा है कि तुम मेरे ओपनिंग बैट्समैन हो, लेकिन इमरान खान साहब से मैं जाकर पूछना चाहता हूँ कि खान साहब, मैं वनडे का ओपनिंग आपका बैट्समैन हूँ या टेस्ट मैच का हूँ या 2020 का हूँ? तो आगे से नारा लगा कि नहीं, आप सुपर 6 के जो है वो ओपनर बैट्समैन है। यानी लोगों की बहुत ज़्यादा एक है कि बस सोहेल आफरीदी आप कॉल दें, सोहेल आफरीदी आप कॉल दें। दीर में भी वहाँ भी डी चौक के नारे लगे, दीर में भी नारे लगे डी चौक, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि मैं इस बार आगे होऊंगा, आप मेरे पीछे होंगे, मैं आपको लीड करूंगा। और लेकिन मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं, और मैं हर वीडियो में इसलिए बात बताता हूं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रोज़ ये सवाल पूछते हैं कि सोहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी क्या करेंगे। देखें, सोहेल आफरीदी का हमने तो बहुत करीब से कुछ 6-7 दिन हम वहाँ पर रहे और हमारी उनके साथ 4 से 5 मुलाकातें हुई। तो हमने देखा है कि वो हर वक्त गवर्नेंस के ऊपर, अवामी राब्ता मुहिम के ऊपर, करप्शन की रोकथाम के लिए, डिलीवर करने के लिए, इन चीज़ों हर चीज़ के ऊपर, हर उस चीज़ के ऊपर उनका फोकस है जो इस निज़ाम को कमज़ोर कर सकती है और जो KP के लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, जो इमरान खान के VN के मुताबिक चीज़ वो कर सकते हैं, जिससे वो साबित कर सकते हैं कि इमरान खान का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन कॉल देने का इख्तियार सोहेल आफरीदी साहब के पास नहीं है। वो KP के चीफ मिनिस्टर हैं, KP की तंजीम है जिसने फ़ैसला करना है, मरकज़ी तंजीम है तहरीक इंसाफ की, उसने फ़ैसला करना है, या इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है महमूद खान चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। अब सवाल ये है कि ये दोनों कॉल क्यों नहीं दे रहे? देखें, ये दोनों कॉल इसलिए नहीं दे रहे, मैंने आगे इस पर खैर इनके कुछ बयानात आपको बताने और बड़ी तफसील से मैंने इस मौजू के ऊपर जो अब बयान कर रहा हूँ, बड़ी तफसील से इस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है। लेकिन ये कॉल इसलिए नहीं अभी दे रहे कि देखें, जो अक्टूबर और नवंबर में तहरीक इंसाफ के मार्च थे 2024 में, वो दोनों मार्च इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करने के लिए थे कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों। वो दोनों इस नीयत के साथ थे, वो पूरे निज़ाम को गिराने के लिए वो मार्च नहीं थे। लेकिन इस बार जो तैयारियाँ हो रही हैं, जो पस पर्दा तैयारियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी तैयारी कर रही है, सोहेल आफरीदी भी बहुत एग्रेसिव हैं। हाँ, पंजाब में ज़ाहिर है इसमें भी कोई शक नहीं है कि सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में हमें कोई इतनी इफ़ेक्टिव तैयारियाँ बहरहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन सोहेल आफरीदी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। PTI के जो यूथ विंग है उनका आपने देखा बलूचिस्तान में उन्होंने अज़ीज़ काकर, नूर खान वगैरह ने और एहसन यास खतरान और बाकी जो उनकी टीम है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे कन्वेंशंस किए, रैलियाँ की, वो कमाल है बलूचिस्तान के अंदर। भाई, बलूचिस्तान के अंदर कितनी चीज़ें हो सकती हैं तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? बहरहाल अभी तक पंजाब के ऊपर सवाल ये निशान है। इसीलिए देखें कि सोहेल आफरीदी सिर्फ फैसला नहीं कर सकते। हाँ, वो इमरान खान से मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से कुछ
हदायत लेना चाहते हैं, कुछ फ़ैसले उनसे लेना चाहते हैं और वो इमरान खान साहब को बताना चाहते हैं कि खान साहब मैंने आपकी रिहाई की तहरीक के लिए मूवमेंट के लिए एक प्लान तैयार कर रखा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूं। और उसके नतीजे में खान साहब KP की हुकूमत भी गिर सकती है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तैयार हूं, लेकिन आप ये बताएं कि क्या हम KP की हुकूमत गिरती है तो गिरने दें, इसमें खुदा न खास्ता जानी नुकसान भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पर आप हुक्म करें और मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। सुहेल आफरीदी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सुहेल आफरीदी बहुत कंसर्न है। सुहेल आफरीदी हमें इस एक चीज़ के ऊपर परेशान भी नज़र आते हैं कि कारकुनान की तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा हैं, KP के लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है, KP के नौजवानों का दबाव बहुत ज़्यादा है। हम जब अभी CM साहब के साथ थे और जब वो इनॉग्रेशन के बाद वो जो कोटो हाइडल प्रोजेक्ट है उसके इफ्तिताह के बाद वो जब जलसा गाह में इंटर हुए तो हम, क्योंकि उनसे तीसरी गाड़ी थी जिसमें थे, तो लोग जब उनकी तरफ भाग कर आए तो उनमें एक कारकुन था जो बहुत जज्बाती कह रहा था कि सुहेल आफरीदी साहब आप कॉल दें, इस बार हम जो है वो गोलियां तो खाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे और हम में से कोई वापस नहीं आएगा, नारे लगा रहे थे, बड़े जज्बाती। तो ये दबाव बहुत ज़्यादा है सुहेल आफरीदी पे। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की लिमिटेशंस ये हैं कि इमरान खान साहब ने कॉल देने का इख्तियार सुहेल आफरीदी साहब को नहीं दिया। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस बार जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तैयारियाँ कर रही है वो भी ये है कि अब सब ख़त्म हो गया है, अदालतें नहीं रहीं, मैंडेट वापस नहीं मिल सकता, कोई बेहतरी के चांसेस नहीं है। अब जब भी निकलेंगे तो इस निज़ाम को गिराने के लिए निकलेंगे और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। एक चार्टर भी तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि भाई इस बार किन मुतालबात के साथ आना है। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि पिछले 3.5 साल एक तरफ और पिछले 10-15 दिन एक तरफ बहुत ज़्यादा ये इशू डिस्कस हो रहा है, ताहयात इस्तिस्ना वाला, ताहयात मरात वाला। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं और लोगों को झूठे केसों में उठाया जा रहा है और जो ओहदों पर बैठे हैं उनकी सच्ची चीज़ों पे भी उनका एहतसाब नहीं हो सकता। और देखें जहाँ पे भी वैसे हम मजहबी तबके पे एक तनकीद करते हैं, हम कहते हैं कि ये मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, कई बार हम उन पे तनकीद करते हैं कि मज़हब कार्ड खेल रहे हैं। ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाली बात है ना, ये मज़हब कार्ड नहीं है। जावेद गामदी साहब ने इस पर कहा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, मसूद तारिक साहब ने, कारी जवार बहादुर साहब ने, और अब ये बात जगह जगह होने लगी है। बाकी उलमा खामोश हैं, कोई पीर शीट तकरीबन खामोश हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी लोग इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाला जो ड्रामा है ये तो इस्लामी तारीख में आज तक किसी को ताहयात इस्तिस्ना नहीं मिला। तो ये भी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने आपको अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के लोगों में इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद लोग ये कहते थे कि ये इमरान खान के खिलाफ है। 27वीं यानी तरमीम के बाद लोगों के अंदर ये बात ज़बान ज़द आम है, चौकों चौराहों, गलियों, बाज़ारों, मोहल्लों, ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, हर जगह ये बात हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही है। ISF वाले काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो ISF की टीम है वो, कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये 27वीं यानी तरमीम, ये पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। देखें कुछ और चीज़ें, इकॉनमी इनसे नहीं चल रही। और साथ ही आप एक और चीज़ देखें कि अभी खुरासान डायरी ने एक रिपोर्ट जारी की है जो बहुत ही तशवीशनाक है, हिला देने वाली है। वो ये कहते हैं कि 15 नवंबर 2025 तक, ये अभी जो 15 नवंबर गुजरा है परसों, 15 नवंबर 2025 तक किसी भी एक साल में, अभी साल ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी साल मुकम्मल होने में 15 नवंबर से दिसंबर के एंड तक 45 दिन रहते हैं। 15 नवंबर तक इस साल में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके नतीजे में जो फ़ौज के जवानों, पुलिस के जवानों की जानें गई हैं, जो सिविलियंस की जानें गई हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, 2025 पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन साल है। पाकिस्तान की तारीख़ का ये जो दहशतगर्दी इस वक्त जो चल रही है, ये 2001 में यानी इसका आगाज़ हुआ। 2001 से लेकर आज तक सबसे बदतरीन दहशतगर्दी का साल जो है वो 2025 दहशतगर्दी का बदतरीन साल साबित हुआ है। ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत खौफनाक फिगर है। 2025 पाकिस्तान की तारीख़ में गुर्बत का सबसे बदतरीन साल है। सबसे ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे लोग 2025 में आके आए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी 2025 में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान छोड़ के जाने वालों की तादाद 2025 में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाहर जाने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद 2025 में, सियासी अदम इस्तेकाम सबसे ज़्यादा 2025 में है, लोगों के अंदर ख़ुदकुशियों का रुझान सबसे ज़्यादा 2025 में,
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से रुझान सबसे कम 2025 में, गैर मुल्की सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर 2025 में। और ये वो साल है जब इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर सियासी जमातें जिनको मुसल्लत किया गया, इनको 3.5 बरस हो गए। और आज ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये क्या है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों गुर्बत बढ़ रही, क्यों बेरोज़गारी बढ़ रही, क्यों अनसर्टेनिटी बढ़ रही, क्यों दहशतगर्दी बढ़ रही है? उसकी वजह यह है कि यह हुकूमत आवाम के वोटों से नहीं आई। इस हुकूमत का आवाम के इश्यूज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं है। यह हुकूमत में बैठे हुए लोगों के असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, यहाँ तक कि इलाज भी पाकिस्तान से बाहर है। तो इसलिए जब इनको पाकिस्तान की फ़िक्र ही नहीं है, जब ये पाकिस्तान के असल इशूज़ पर इनकी तवज्जो ही नहीं है, तो फिर यही होगा जो इन्होंने 27 यानी तरमीम के साथ किया है। मैं जल्दी जल्दी अब आगे चलूँगा। मैंने आगे चल के आपको ज़रा बताना है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह ने एक बड़ी ख़तरनाक बहस छेड़ दी है। बल्कि उस पर ऐसे करेंगे कि उस पर ना हम उस ख़तरनाक बहस पे चले, हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ड्यूरेशन बहुत तवील हो जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर ना ये एहसास बहुत गहरा हो रहा है कि इस हुकूमत के अंदर न इंसानियत है न एहसास है। और उसमें एक चीज़ जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने बताई है कल, कि ये जो धमाका हुआ था इधर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जिसमें 12 लोग शहीद हुए थे, उस दिन इनकी पूरी तवज्जो उस दिन भी 27वीं आईनी तरमीम पे थी। और उस दिन से लेके अब तक कोई हुकूमती शख्सियत उन गरीबों के घरों में नहीं गई जिनमें जो 12 में से 8 बाइकें चलाने वाले शहीद हुए। और महमूद चगई साहब ने कहा कि एक वोट के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने 90 करोड़ रुपया दिया है। और गरीब का वो जो घर का वाहिद कफील बाइकें चलाते हुए जो शहीद हो गया है, उनको 1 लाख रुपए भी हुकूमत ने नहीं दिया। और आपको पता है इन्होंने ये कंजर खाने का प्रोग्राम करवाया अभी F9 पार्क में, वहाँ पे नाच गाने का इन्होंने प्रोग्राम करवाया। मैं कंजर खाना इसलिए कह रहा हूँ कि फिर ठीक है आप मौसीकी के प्रोग्राम करवाएं, आपका अपना मसला है, आप आवाम के टैक्स के पैसों से आप करवाना चाहते हैं आप करवाएं, बिल्कुल करवाएं। लेकिन मैं इसको कंजर खाने का प्रोग्राम इसलिए कह रहा हूँ, कंजर खाने का प्रोग्राम इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये एहसास नहीं है, आपके दिल में ये दर्द नहीं है, आपके अंदर ये इंसानियत नहीं है कि अभी उन शहीदों के की कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई। आप ये जो करोड़ों रुपए आपने F9 पार्क में इस नाच गाने के प्रोग्राम पे खर्च किया, ये आप उन गरीबों को दे देते। वो 8 बाइकिया वाले जो डेली का 500 से 1000 रुपये बचाते थे और कमाते थे, आपने उनके घरों में जाने की आपको तौफीक नहीं हुई, उनको 1-1 लाख रुपए देने की तौफीक नहीं हुई। आपने करोड़ों रुपए जो है वो F9 में इस मौसीकी के प्रोग्राम पे लगा दिया। ये चीज़ें आवाम में बहुत गम गुस्से और नफरत का सबब बन रही हैं और लोगों के अंदर ये एहसास बहुत पुख्ता हो रहा है कि हमें निकलना होगा क्योंकि अब ये हुकूमत लोगों को समझ आ गई है कि जो कुछ ये कर रही है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लोगों के बच्चों के ख़िलाफ़ है, लोगों के ख़िलाफ़ है, आने वाली नस्लों के ख़िलाफ़ है। देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कुछ और अपडेट्स मैं आपको बता दूँ कि जो आईनी अदालत है उसने कल से काम शुरू कर दिया है, यानी सोमवार के दिन से। मोहसिन अख्तर कैनी साहब वाला कमरा जस्टिस मोइनुद्दीन खान को दिया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी रसवाई क्या हो सकती है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अब आईनी अदालत है, उसके आप चीफ जस्टिस हैं और आपको हाई कोर्ट के दूसरे नंबर के जज के कमरे में जगह मिली है। आपको जस्टिस डोगर ने अपना कमरा तक नहीं दिया, आपको शरीयत कोर्ट ने अपनी इमारत नहीं दी और उसके लिए अब जगह ढूंढी जा रही है। शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज दिया जाए G10 और यहाँ पे आईनी अदालत कायम कर दी जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में। उसके बाद जी एक बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, अरशद शाह और अली बाकर नजफी का, और कोई एक बड़ा हुक्म आईनी अदालत जारी नहीं कर सकी। और हमारे दोस्त मियां अकील अफजल साहब ने बताया कि पहले दिन जो वकील पेश हुए 2 केसों में, किसी एक वकील ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का सरबराह बनने पर मुबारकबाद नहीं दी। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और रसवाई आपकी क्या हो सकती है कि बज़ाहिर आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा आपको मिल गया लेकिन आपको किसी एक वकील ने मुबारकबाद तक नहीं दी। कल जज जस्टिस अरशद हुसैन शाह जो है उन्होंने हलफ उठाया लेकिन उनके हलफ में मीडिया को नहीं जाने दिया गया और उनके हलफ में जो वकील गए उनमें से एक एडवोकेट इफ्तिखार गिलानी जो बुज़ुर्ग हो गए हैं काफ़ी, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो कई लोग हैं वो किस हद तक कंप्रोमाइज़ हैं और किस हद तक ज़ाती मफादात की खातिर वो किस हद तक चले गए हैं। क्या इससे उनको लोगों की मोहब्बतें मिलेंगी या लोगों के सेंटीमेंट्स वही होंगे जो इस निज़ाम के बारे में। एडवोकेट इफ्तिखार गिलानी साहब से मतिउल्लाह जान साहब ने पूछा इस तरमीम के बारे में। उन्होंने कहा पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है,
उनसे पूछा उन्होंने कि क्या ये जाली असम्बली नहीं है। उन्होंने कहा मुझे क्या पता ये जाली असम्बली है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन पे भी वो कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और वो कहते हैं तायात इस्तिस्ना पार्लियामेंट दे सकती है। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये बताएं कि जस्टिस अरशद हुसैन शाह जो है इनके बारे में बताया जाता है कि इनके ताकतवर हलकों के साथ कोई रिश्तेदारी है, तल्लुक़ है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, हालांकि वो अरशद हुसैन शाह साहब की दावत पे वो इस तकरीब में आए थे। फिर उनसे उन्होंने पूछा मतीउल्लाह जान साहब ने कि इनका कोई एक इनकी अदालती करियर का कोई एक फ़ैसला बता दें जो आइनी तशरीह के ऊपर इन्होंने अरशद हुसैन शाह ने किया हो, क्योंकि ये चीफ जज रहे जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है जीबी की, उसके कोई एक इनका आइनी तशरीह का फ़ैसला बता दें जिसको डिस्कस किया जाता हो या जो काबिल ज़िक्र हो। तो आगे से क्या कहा इफ्तिखार गिलानी साहब ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं दिए होंगे मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इन्होंने तो कोई नहीं दिया, बाकी नहीं दिया, बाकी जो जज इधर आईनी अदालत में बैठे उन्होंने कौन से दिए हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। अब ये लोग अमीनुद्दीन खान और ये सारे जिन्होंने अपने पूरे वकालती करियर में कभी आइनी केसेस किए नहीं हैं, वो अब आइनी अदालत के सरबराह बन के आइन की तशरीह करेंगे। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद नासिर इकबाल साहब असद मलिक साहब के साथ व्लॉग में मौजूद थे। नासिर इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जो 2-3 हमारे इस वक्त जर्नलिस्ट उनमें से एक हैं। ये नासिर इकबाल साहब, सुहेल खान साहब जो दी न्यूज़ वाले हैं, और ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई साहब, आबिद अली हनैन साहब, ये बड़े पुराने रिपोर्टर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ नाम मैंने आपको बताएं। उनसे असद मलिक साहब ने पूछा कि आपने कभी इनको एज ए वकील दलाइल देते हुए देखा है कि कैसे थे एज ए वकील या जस्टिस अरशद हुसैन शाह। तो नासिर इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने उनको बतौर वकील कभी दलाइल देते हुए सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा। अंदाज़ा लगाएं, जिनको कभी सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए नहीं देखा गया जिस एज ए वकील, वो अब माशाल्लाह आइनी अदालत के जो है वो टॉप 10 में से एक जज है जो आइनी तशरीह के फ़ैसले करेंगे। और आइनी अदालत के बारे में ये कहा गया है, लिखा गया आइन में, कि दुनिया की किसी मुल्क का कोई फ़ैसला इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के 78 साल तारीख के फ़ैसलों में से कोई फ़ैसला इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बल्कि इनके फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में तमाम अदालतों के ऊपर बाइंडिंग है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 अदालतें, 2 जज बैठ ही नहीं सके क्योंकि कमरा खाली नहीं था। बाकी आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद कामयाब हो गई है। अब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दे दिया गया है आज़ाद कश्मीर में, और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट इस्लामाबाद में दिया, और कब्ज़ा उनको AJK की हुकूमत का दे दिया गया। AJK के लोग क्या इतने गैर अहम हैं? क्या वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं? क्या उनकी ये हैसियत है? क्या उनका ये आपके नज़दीक उनकी औकात है? क्या ये उनकी इज़्ज़त है आपके नज़दीक कि आप वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, तो हम उधर तुमने इनको वोट नहीं दिया लेकिन हम तुम्हारे ऊपर इनको मुसल्लत कर रहे हैं। फिर जब AJK के लोग सवाल करते हैं, जो मुहब्बे वतन है, वो सवाल करें, तो फिर आप कहते हैं कि ये गद्दार है, ये राक एजेंट है। मतलब अजीब व गरीब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। इसके बाद जो नून लीग के राजा फारूक हैदर हैं, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या आप वोट डालेंगे, तो उन्होंने उनसे मोबाइल छीन लिया कि हाँ वोट डालें तो आए और किस लिए आए। ज़ाहिर है आप जब नवाज शरीफ लेट गया है तो राजा फारूक हैदर साहब बेचारे क्या करें। नवाज शरीफ जब लेट गया है और नवाज शरीफ ने लेट के कहा है कि वोट देना है तो देना है। उसके बाद हसनात मलिक साहब ने बताया कि जस्टिस याहिया खान ने अपने चैम्बर में फुल कोर्ट मीटिंग की, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हुई थी आईनी तरमीम होने के अगले दिन, और बताया गया कि 2-3 जजेस ने बहुत उनको बेइज्जत किया, बहुत आड़े हाथों लिया है, और वो उनको बड़ा टफ टाइम जजेस ने दिया है कि जो आपने हरकत फरमाई है, वो ये जो आपने हुकूमत को सपोर्ट करके जो आईनी तरमीम करवाई है। और आयशा मलिक साहब और मुनीब अख्तर साहब उस फुल कोर्ट मीटिंग में नहीं गए। अब आ जाए जनाब कुछ और जल्दी जल्दी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जमाल खान मुंदोखेल साहब बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने इस निज़ाम को डिलीवर किया, लेकिन जमाल खान मुंदोखेल साहब जो हैं उनको आईनी अदालत में नहीं ले जाया गया। उन्होंने कल रिमार्क्स दिए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तीरा में बहुत ज़्यादा चर्च जो है वो काश्त हो रही है, और सुहेल अफरीदी साहब पे इल्ज़ाम लगता है और KP पे इल्ज़ाम लगता है। तो KP पे 3-4 इल्ज़ामात लगते हैं, उनका आज मैं आपको बताऊँगा क्या उनके ऊपर चीज़ें, उसके काउंटर क्या हक़ाइक़ सामने आए। ज़ुल्फ़िकार इकबाल ने ट्वीट किया है कि जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल जो है वो सरकारी इदारों पर बरस पड़े, ये कहते हुए कि बॉर्डर पर, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से मंशियात आती है, उन्होंने कहा बॉर्डर पर मंशियात को क्यों नहीं रोका जाता। तालिबान ने मंशियात फैक्ट्रियाँ बंद की, यानी अफ़गान तालिबान ने, लेकिन पाकिस्तान में शुरू हो गई हैं।
बलूचिस्तान में फसलें काश्त हो रही हैं लेकिन कोई पूछता नहीं। ये ज़ियाउल हक का दिया तोहफ़ा है, भुगतें आप इसको। यानी अब इनको ज़ियाउल हक भी याद आ गया है, चर्च भी उनको याद आ गई है कि बलूचिस्तान में हो रही है। इससे पहले सब अच्छा था जब तक ये आईनी बेंच में थे और हुकूमत के हक़ में हर फैसला तकरीबन इन्होंने दिया है सिवाय 2-3 के। तो ज़ाहिर है ये नाराज़ है क्योंकि इनको आईनी बेंच में, आईनी अदालत में नहीं ले जाया गया और अब ये अभी अगर ये नहीं जाते तो ये रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एक और अपडेट है कि तहरीक लब्बैक ने जो बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ दी इकोनॉमिस्ट में ख़बर छपाई गई है जो उनके मैगज़ीन में, और उस पर प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर तहरीक लब्बैक ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जारी करदा बयान में मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करते हुए कहा है कि नाजायज़ हुकूमत अपोजिशन लीडर्स पर दबाव डालने के लिए उनकी घरेलू ख़वातीन को फस्तायत का निशाना बना रही है। कभी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की वालदा, अहलिया और बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक जेल में कैद खातून की किरदार कुशी की जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत के कहने पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस किरदार कुशी में हिस्सा लेता है और ऐसे घटिया प्रोग्रामात लाइव नशर करता है। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रोज़ अव्वल से ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के सख्त खिलाफ है और हालिया किरदार कुशी की मुहिम की भी शदीद मजम्मत करती है। ये इक़दाम हुकूमत वक्त और मेन स्ट्रीम मीडिया की अखलाकी पस्ती की अक्कासी करते हैं। एक और हकीकत जी बलूचिस्तान के हवाले से इल्ज़ाम केपी पे लगता है कि केपी में गवर्नेंस ठीक नहीं है। DGSPR साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिर्फ केपी में गवर्नेंस का मसला है, बाकी सूबे तो बहुत शानदार चल रहे हैं। मोहम्मद ज़ीशान अमान ये ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला, कमज़ोर तरीन अजला में 17 का तल्लुक़ बलूचिस्तान से। मुल्क के 17-20 में से सबसे पसमानदा अजला में से 17 जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं, लेकिन कहा क्या जाता है कि गवर्नेंस सिर्फ KPK में PTI की अच्छी नहीं है और KPK का ज़िला कोहिस्तान और सिंध का थरपारकर ज़िला भी शामिल है। खालिद जमील साहब ने एक रियलिटी बयान की है, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 5%, बरामदात $60 अरब, हमारी मेरा ख्याल है 20-22 अरब डॉलर है और उनकी बरामदात कितनी थी $60 अरब, और सरमायाकारी $22 अरब, फ़ीकस आमदनी $2700, बेरोज़गारी सिर्फ 3%, गुर्बत 800%। फिर भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम पर कौमी मुजरिम को सज़ाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तानी मुईशत ख़राब और इंसानियत के ख़िलाफ़ मुबैना जराइम ज़्यादा संगीन है, मगर इस्तिस्ना जो है वो ताहयात है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए एक मसले के ऊपर तवज्जो दिलाई है कि इस्लामाबाद और पिंडी के लाखों शहरी रोज़मर्रा की बुनियाद पर जलील हो रहे हैं। आपने अगर टीम ठहरानी थी तो रेड जोन में ठहराते। एन इस्लामाबाद के दिल सेंटोरस के साथ मुंसलिक होटल में टीम ठहरा दी गई है। घंटों ट्रैफिक जैम तो मामूली बात है और ये अजाब मज़ीद 2 हफ्ते चलेगा। होनहार हुकूमत की होनहार इंतज़ामिया। मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि ISF एक्टिविटीज़ कर रही है, तो ये अमजद अली शाह साहब का ट्वीट है। अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में तलबा व तालबात ने 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और आइन की बहाली की बात की। तो बाकी तहरीक लब्बैक ने जो है वो जो कलदम उनको करार दिया गया उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिव्यू बोर्ड्स में उसको हुकूमती फ़ैसले को चैलेंज कर दिया। बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब जो तहरीक इंसाफ के भी अहम केसेस में वकील हैं। ज़फ़र नकवी साहब ट्वीट करते हैं कि हसीना वाजिद जो कभी सियाह सफ़ेद की मालिक थी, आज अदालत ने उन्हें इंसानियत के ख़िलाफ़ मज़ालिम पर सज़ाए मौत सुनाई है। जुल्म का हिसाब देना पड़ता है, बस यही याद रखना चाहिए। साथ ये भी याद रखना चाहिए कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की मुईशत की रफ्तार इंडिया से भी तेज़ कर दी थी। टका एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी। आगे तुसी आप समझदार हो। वो कह रहे हैं कि वहाँ मुईशत मसला नहीं थी, मुईशत तो उनकी इंडिया से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही थी, लेकिन जब लोग खड़े हो गए तो फिर इंसानियत की मुजरिम हसीना वाजिद भाग गई और आज उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है। रॉय मुख्तार अहमद कहते हैं कि सानिया मॉडल टाउन, सानिया 9 मई, सानिया डी चौक, सानिया मुरीद के, सानिया अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस, सानिया ज़िले शाह शहीद कत्ल केस, इन तमाम सानियात में नून लीग बराबर की मुजरिम है। देर सवेर का पता नहीं, मगर इसका पुख्ता यकीन है कि इन सब सानियात के ज़िम्मेदारों को बहरहाल सज़ा मिलकर रहेगी। और बाकी आप सुन चुके होंगे कि ADCR इकबाल संघेड़ा जो है वो फ़रार हो चुके हैं और पाकिस्तान से भी जा चुके हैं। एक और कंपनी जिलेट ब्लेड बनाने वाली कंपनी वो भी पाकिस्तान से जा रही है। और आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है, मुलाकात के लिए जो लिस्ट गई है वकला की, उसमें 6 वकला के नाम है। अवैस यूनुस एडवोकेट, बैरिस्टर गौर साहब, सलमान राजा साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, नईम मेहतर पंजोता साहब, नियाज़ुल्लाह न्याजी साहब, इरफान न्याजी साहब। और ये जनाब सूरत हाल है। एक और ख़बर जी, रिटायर्ड जो फ़ौजियों की तंजीम है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक फ़ौजियों के लिए दूसरी मुलाजमत के लिए मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया जाए। हर सरकारी महकमे में रिटायर्ड फ़ौजी
जो अफसरान और सिपाही हैं उनके भर्ती का कोटा जो है वो मुख्तस किया जाए। कल शहबाज शरीफ कराची गए हैं और उस पर शाहिद हुसैन साहब का ट्वीट है, उन्होंने वीडियो भी लगाई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुँचे और कैंट स्टेशन का दौरा भी किया, लेकिन उनकी आमद कराची के शहरियों ख़ुसूसी तौर पर रेलवे के मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई। पहले ही घंटों तख़ीर का शिकार ट्रेनों के मुसाफिर, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, कराची तो पहुँच गए मगर गाड़ियाँ बिन कासिम पर रोक ली गईं, जिसके बायस मज़ीद कई घंटे उनको अजियत में गुजारने पड़े। इसके बावजूद मुसाफिरों को कैंट के बजाय लांडी और ड्रग रोड स्टेशन पर उतार दिया गया। कैंट स्टेशन से वक्त पर रवाना होने वाली कई ट्रेनें लेट कर दी गईं। ये ज़लालत जो है वो भुगतनी पड़ी है लोगों को। TLP के कल एक कारकुन जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। मुमताज़ भट्टी साहब ने ट्वीट किया है कि पाक फ़ौज का रिटायर्ड लांस नायक जो TLP का कारकुन था, अपने आबाई गांव में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। 140 GB सरदार कोट फैसलाबाद के रहायशी रिटायर्ड लांस नायक आसिफ ने सोशल मीडिया पर वीडियो रिलीज़ की थी कि वो मुरीद के ऑपरेशन के चश्मदीद गवाह है। फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिम के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार की उंगली भी ज़ख्मी हुई। इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बारे में अहले इलाका खामोश है। तो बहरहाल जी ये चीज़ है। डॉन अखबार ने कल एक कार्टून छापा है जिसमें एक चूहा जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो खा गया है। और कराची बार के सेक्रेटरी जनरल हैं रहमान कुराई, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि काला कोट जो भी बेचेगा वो यजीद वक्त के हाथ पर बैयत करेगा। तो ये जनाब चीज़ें, और बस मैंने कहा कि आपको काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपको बता दी मैंने। ये जो एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और महमूद खान चकदेई साहब ने एक ख़तरनाक बहस छेड़ दिया, उस बहस पे जो है वो हम कल बात करेंगे सुबह इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।